नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सह खम्बागनी वनक्कम। आप सभी का ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं की फैक्ट यूट्यूब चैनल से अविनाश भाई। और मुद्दा बड़ा मजेदार है। अभी सेडिशन लॉ आया ही था कि उसके अगेंस्ट में पिटिशंस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। तो मिलॉर्ड जी ने भी कहा कि भैया हम शांति से क्यों बैठे, कुछ ना कुछ तो सुई चुभोनी है। तो पिटिशंस challenging the sedition law has been filed in the Supreme Court and the Supreme Court has taken into consideration. वहीं से शुरू करते हैं। अविनाश भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, बेसिकली ये बहुत पुराना कानून है। इसमें दो कानून है, इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। एक राजद्रोह का कानून है, एक देशद्रोह का कानून। राजद्रोह मतलब अंग्रेजों के जमाने का 1890 की हमारी आईपीसी है, तो उस समय अंग्रेजों वो चूंकि राज था, वो राज करते थे इस पे, तो राजद्रोह का कानून बनाया था, जिसमें आप अंग्रेजों के खिलाफ अगर कुछ कहते हैं तो उसके लिए दुनिया भर की चीजें थी। लेकिन इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद अभी भी इस तरीके के कानून, इस तरीके क्या कानून, पूरा एविडेंस एक्ट, पूरा आपका क्रिमिनल लॉ, पूरा आपका आईपीसी, पूरा आपकी सीआरपीसी, सब अंग्रेजों के जमाने की ही बनी हुई है। उसमें आपने थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, आप उसमें रेनोवेट करते रहते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। सोचिए, कभी इंटरनेट नहीं रहा होगा, अब इंटरनेट आ गया तो आपने इंटरनेट का वायर बिछा लिया। पहले बिजली नहीं थी इतनी, एसी नहीं था तो आपने एसी के लिए कट लगा करके बना लिया। तो इसी तरह से भारतीय लॉ चल रहा था। केंद्र सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, इन सबको खत्म करके भारत के अनुरूप लॉ बनाने के लिए एक बिल पेश किया है संसद के अंदर। लेकिन एक बिल और चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लोगों का। अब दो यहां पे चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने कहा, मतलब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से, कि मिलॉर्ड रुक जाइए कुछ दिन, इस पे हम लोग एक संशोधित कानून लेकर के आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा नहीं नहीं, जो पहले से हैं उन पे तो चलाना ही पड़ेगा, पुराना लॉ तो अप्लीकेबल ही होगा, नया तो उन पे अप्लीकेबल नहीं होगा, तो इस पे हम सुनवाई करेंगे। इस पे फिर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप जो फैसला देंगे उसका प्रभाव जो कानून बन रहा है उसमें होगा। तो कानून बना नहीं, उससे पहले ही एक तरीके से न्यायिक समीक्षा हो गई सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, ये मामला सबसे पहली बार उठा था, एक केदार सिंह बनाम बिहार सरकार का एक मामला था राजद्रोह से रिलेटेड। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि नहीं ये ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। पहले तो 3 जज इसको सुनने ही नहीं चाहिए थे। जब 5 जजों का फैसला था तो कम से कम शुरू में ही 5 जज इसको सुनने चाहिए, लेकिन 3 जजों ने इसको सुना। 3 जजों ने सुना, जब इसकी टेक्निकलिटी को समझा तो इन्होंने कहा कि हम इसमें विचार करेंगे, हम इसमें करेंगे, और हम इसमें 5 जजों की संवैधानिक बेंच बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। देखिए, लॉ बनाना संसद का काम है, समीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो 1962 से लेकर के अब तक क्या सुप्रीम कोर्ट सो रहा था? या सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के इतना काबिल कोई जज ही नहीं आया जो इस समय चंद्रचूड़ साहब है? ये अपने पिता के भी 2 फैसले पलट चुके हैं। तो अब इनसे कोई काबिल आ जाए, वो 7 जजों की पीठ बना करके कोई फैसला पलट दे। देखिए, वैधानिकता का सवाल है किसी कानून के। कानून अच्छा है बुरा है वो काम संसद का है। लेकिन आप बताइए कि आज जब 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला 1962 में दिया था, तब भी उनकी कोई सोच रही होगी इसके पीछे, और आज भी सोच है। और आज के 10 साल बाद भी कोई आएगा कह देगा नहीं नहीं नहीं, उस समय के जो सीजीआई का फैसला था 5 जजों की बेंच का या 7 जजों की बेंच का, वो ठीक नहीं था, अब हम 10 जजों की बेंच बिठा करके करेंगे। तो ये जो डेमोक्रेसी है, जो चुनी हुई सरकार है, जो संसद है, एक तरीके से उसके फैसलों पे वीटो लगाना है। इस वीटो से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए। और 2019 से सुप्रीम कोर्ट में है ना भाई, तो 2019 से सीजीआई साहब तो नए हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत दिन से है। 2019 से मामला है, तो 4 साल में जो लोग सफर किए होंगे इस कानून के हिसाब से,
उस पे हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट का भारत के नागरिकों को क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट बताए कि 4 साल से जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो आपने सुनवाई क्यों नहीं की? 1962 का सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट को पता होगा। और इस तरीके के बहुत सारे मामले देश में होते रहते हैं, तो इस पे क्यों नहीं सुनवाई की? यह भी अपने आप में समझने वाली बात है। एक चीज और मैं बता दूं कि जो राजद्रोह का केस है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रोक लगा रखी है, देशद्रोह पे नहीं। राजद्रोह की धारा 124A के तहत गिरफ्तारी होने पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, जबकि 121 इसमें इन्वॉल्व जब होता है, जब देशद्रोह की बात आती है, क्योंकि अब ये देश बन गया, अब यहां राज नहीं है, तो राजद्रोह के तो कानून के पक्ष में मैं भी नहीं हूं। राजद्रोह नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए तो सिर्फ देशद्रोह होना चाहिए। तो अब बात 121 की आ गई, लेकिन यहां दो चीजें और फंसती हैं। यहां ग्राउंड क्या तैयार किया गया? देखिए, किसी भी लॉ को बनाने या उसको क्रश करने के दो पैमाने होते हैं। एक ये होता है कि उसमें कोई मिस्टेक हो, कहीं कंट्राडिक्ट कर रहा हो दो लॉ आपस में, या एक बढ़िया बेस ये लोगों ने खोज रखा है, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट, इसका अधिकार उसका अधिकार, जो आर्टिकल 14, 19 और 21 की बातें कर रहे हैं। आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, वायलेशन है साहब, आपने उस पर ऑलरेडी रोक लगा रखी है कि कोई गिरफ्तार नहीं होगा राजद्रोह के तहत, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून लेकर के आ रही है, संसद में बिल पेश है, तो आपको कम से कम उसके आने तक प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए थी, और उसके बाद आप समीक्षा दे देते। ऐसा तो है नहीं कि संसद बना देती तो आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते थे, आप तब भी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, आप कभी भी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, तो इतनी जल्दी क्यों? एक तो ये बात है जिसपे सरकार भी कह रही साहब कानून बन जाने दीजिए, इतनी जल्दी क्यों? 2019 से आप इंतजार किए, तो एक सत्र का और इंतजार कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन नहीं, मिलावट को इंतजार ही नहीं करना है। और मैं आपको बता देता हूं गायत्री जी एक चीज और, कि 5 दिनों की जो संवैधानिक 5 दिनों की जो स्पेशल संसद सत्र आने वाला है ना, उसमें कुछ नहीं होने वाला जितना लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसमें आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी होगा और अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। स्पेशली वो अमृत महोत्सव के लिए है वो सत्र, क्योंकि अगर आप याद करिएगा तो आजादी जिस रात को मिली उस रात को स्पेशल सत्र हुआ था। 25 साल पूरा होने पे स्पेशल सत्र, 50 साल पूरा होने पे स्पेशल सत्र, 1962 का युद्ध हारने पे स्पेशल सत्र और जीएसटी पे स्पेशल सत्र हुआ। तो 75 साल अमृत महोत्सव नहीं मनेगा, 15 अगस्त बीत गया भाई। तो अमृत महोत्सव के लिए तो स्पेशल सत्र है, चंद्रयान, दुनिया भर की चीजें होंगी। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं पीओके हो जाएगा। पीओके संसद में क्या डिस्कस होगा? अच्छा, मान लीजिए डिस्कस हो भी सकता है, तो उससे संसद में कानून बना देने से पीओके थोड़े ना आ जाएगा, कानून तो हमारे पास ऑलरेडी है। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट को इस सरकार की बात को मानना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, आप जो कानून बना रहे हो वो तो सब ठीक है, लेकिन जो लोग राजद्रोह में पहले से गिरफ्तार हैं, ठीक है, उनपे तो वो कानून लागू ही होगा, पुराना वाला ही लागू होगा। सही बात है, पुराना वाला लागू होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ या 5 जजों से अधिक 7 जजों की संवैधानिक पीठ बैठ करके कोई फैसला करती है और उस फैसले का प्रभाव संसद में बन रहे कानून के ऊपर आता है, क्योंकि कानून ऐसे नहीं होता मैम कि आप बैठे और आपको जो मन किया कर दिया, पूरी ड्राफ्टिंग होती है, उसकी पूरी लीगलिटी, वैलिडिटी, सारी चीजें चेक होती है। सरकार ड्राफ्ट बना के बैठी है, आप जिद पकड़ करके बैठे हो कि नहीं नहीं हम ये काम करेंगे ही करेंगे। यह रवैया ठीक नहीं है जी। इसका मतलब फिर से कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। ये तनातनी करने की कोई जरूरत नहीं थी, जब उनको पता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है लॉज बनाने का या उसमें अमेंडमेंट्स करने का, उसमें चेंजेस करने का, तो ये क्यों उठा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो तब होगा ना जब ऑलरेडी बन जाएगा, अभी तो बना भी नहीं है, अभी पूरी तरीके से प्रीएम्प्टिव है ये। अच्छा, मान लीजिए सरकार ने बना दिया, इनको लगा कि इसमें भी कुछ गड़बड़ है, ठीक। अब सोचिएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट का। अगर सरकार को लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कुछ गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगी नए आईपीसी में, जो नया आईपीसी को हटा करके जो नया लॉ बनेगा इस तरीके की चीजों में के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है।
फिर सुप्रीम कोर्ट पुराने के लिए भी बेंच बना करके बैठी रहेगी। तो नए पुराने के लिए कितनी बेंचेस बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट भाई? 75,000 से अधिक पेंडिंग केसेस हैं मिलाट, थोड़ा उस पर ध्यान दे लीजिए। इसी तरह अननेसेसरी 370 सुना गया, इतना टाइम बर्बाद हुआ उसमें। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है, बहुत साधारण सा मतलब है। सरकार जो बना रही थी वो कानून भी आ जाने देते, पिछला कानून भी रहता, आप एक संवैधानिक बेंच बनाते, दोनों के एकरूपता को समझने की कोशिश करते, पुराने लोगों के लिए आपको जो पास करना था पास कर देते। और गिरफ्तारी से तो आपने रोक लगाई रखी कि राजद्रोह के मुकदमे में कोई गिरफ्तार नहीं होगा। ऐसा भी तो है नहीं कि नहीं लोग गिरफ्तार हो रहे हैं राजद्रोह में। और देशद्रोह तो आप कोई नहीं हटा सकता, वो कानून हट ही नहीं सकता है ना, वो वैलिड ही रहेगा। अब आपको राजद्रोह में क्या देखना है? आपको आर्टिकल 14 देखना है, आर्टिकल 19 देखना, आर्टिकल 21 देखना है। आप इतने विद्वान जज लोग बैठे हुए हैं, उसमें देख लीजिए, उसमें डिस्कस कर लीजिए। अब बताइए सरकार क्या उसमें डिस्कस करेगी? पुराने कानून में सरकार क्या डिस्कस करेगी? सरकार के पास भी तो एक समस्या है कि अरे भाई हम तो खुद ही नया लॉ लाने जा रहे हैं, जो इसकी डिफिकल्टीज हैं उसको दूर करने जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि सरकार अपना पक्ष भी रखे, क्योंकि डिस्कशन तो बेसिकली सरकार के साथ ही होगा और सरकार का टाइम उसमें वेस्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम उसमें वेस्ट होगा। जैसे कहते हैं ना कि वेट कर लेना चाहिए था दोनों चीजें आ जाने का। सरकार का भी साफ साफ कहना है कि मिला थोड़े दिन वेट कर लीजिए। जब 2019 से नहीं सुने, 1962 से चल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। अब 1962 से कितने लोगों के ऊपर अगर ये गलत था तो कितने लोगों के ऊपर गलत हुआ होगा? क्या कभी विद्वान जज बैठे ही नहीं सुप्रीम कोर्ट? सिर्फ सीजीआई साहब ही आए हैं जब से, तभी से इनके पास विद्वता है, बाकी कोई जज विद्वान ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट में कभी। ये कहना चाह रहे हैं सीजीआई। और आप क्यों नहीं बात मानेंगे भाई? आप सरकार की बात क्यों नहीं मानेंगे? आपकी बात भी तो सरकार मानती है, ये तो जिद वाली बात है ना। देखिए डेमोक्रेसी में संविधान की जो किताब है वो सर्वोपरि है और सब लोग उसमें बंधे हुए हैं। कोई इस देश का मालिक नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं मालिक हूं, या मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं तो मैं मालिक हूं, मैं राष्ट्रपति हूं तो मैं मालिक हूं। कोई मालिक नहीं है इस देश का। इस देश का मालिक कोई संविधान की किताब है और उसी से सब बंधे हुए हैं। और देखिए व्यवस्थाएं जानते हैं कैसे चलती हैं? व्यवस्थाएं चलती हैं परस्पर सहयोग से। हाँ, इस पे आपने रोक नहीं लगाई होती, अननेसेसरी सरकार गिरफ्तारियां कर रही होती, अननेसेसरी लोगों को परेशान कर रही होती, तो आप जो कहते वो ठीक था। लेकिन कोई राजद्रोह से, पिछले कई सालों से कोई राजद्रोह के केस में गिरफ्तार नहीं हो रहा है भाई। तो इतनी जल्दी क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आपके पास और भी बहुत सारे हैं, अभी असम अकॉर्ड पे आप बात कर रहे हैं, अभी और सारी चीजों पे बात कर रहे हैं। आप उन फैसलों को करिए, उनको निपटाइए, इसको छोड़ दीजिए। एक सत्र की ही तो बात है, संसद में पेश है, नहीं पास हो पाता, उसके बाद आप सुनवाई करके हटा देते। और ऐसा तो है नहीं कि आप कल ही जाने वाले हैं, आप तो हैं, लंबे समय तक सीजीआई हैं। जी जी अविनाश भाई बिल्कुल सही, आमने सामने की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि चाहते और ना चाहते हुए भी चैलेंज कर रहे हैं पार्लियामेंट की उसको, पावर्स को। और ये हमेशा करते आ रहे हैं। देयर इज अ रेगुलर ट्रेंड। फॉर व्हाट रीजन? मतलब क्या ये दिखाना चाहते हैं कि जुडिशरी सर्वोपरि है? उसका तो कोई चांस ही नहीं उठता है। अब ये क्या कह रहे हैं इन्होंने? एक चीज और कहा कि जब तक केदारनाथ बनाम बिहार सरकार का मतलब कानून है, फैसला है, तब तक ये राजद्रोह वैध है, मतलब ये लीगल है। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर अंतिम रोक लगा रखी है, ये कहना है। लेकिन सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर ने कहा कि आप जो फैसला करेंगे उसका नए कानून पर असर पड़ेगा। केंद्र की ओर से तुषार मेहता ने आग्रह किया कि इस मामले में जल्दीबाजी न की जाए। क्या इंतजार नहीं किया जा सकता? आपको लगता है सॉलिसिटर जनरल के पास कानून का कम ज्ञान है? अच्छा, इसमें सरकार को कौन सा बेनिफिट है इस कानून को रखे रहने से? सरकार तो खुद ही अपने ड्राफ्ट में राजद्रोह का कानून हटा रही, क्योंकि अब राज नहीं होता भाई देश में, तो ये तो पहले ही क्वैश हो जाना चाहिए था। राजद्रोह कैसे हो सकता है मैम, बताइए ना। कोई राजा है इस देश का कि राजद्रोह होगा? किसी सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं हो सकता।
उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं हमारे पास। अगर आप कहीं इस तरीके की चीजें करते हैं, हाँ, देश के खिलाफ अगर हैं आप, देश में कुछ इस तरीके की चीजें करना चाहते हैं, तो देशद्रोह का भी कानून है। बहुत बार लोग कंफ्यूज रहते हैं देशद्रोह और राजद्रोह के कानून में, इसलिए मैंने बताया कि दो उसी के अंदर है, सेडेशन में ही है, लेकिन दो सेपरेट एंटिटी की तरह है। तो अभी ये जी। चेंजेस क्या कर रहे हैं जिसको लेके ये लोग बार बार इतनी सारी पिटिशंस गई हैं सुप्रीम कोर्ट में? मेजर चेंजेस क्या है जिसकी वजह से इनको मिर्ची लग गई है? अब देखिए, होता क्या है ना कि कभी कभी आदमी सोचता है कि चलो मेरे पास जो पावर है उसका भी इस्तेमाल करते रहे बराबर, कुछ न कुछ चलता रहे बराबर, जबकि ये बहुत साधारण सा मामला है। इसको सीजीआई साहब असाधारण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1962 से चल रहा है ना, ये गलत है तो। और 1962 ही क्यों, इस फैसले के पहले से चल रहा है। 1962 में कोई नई चीज थोड़ी ना। और मैं आपको बता रहा हूं कि राजद्रोह बहुत हैवी कानून नहीं है कोई। देशद्रोह में है कि आजीवन कारावास और 10 साल की सजा, 7 साल की सजा। राजद्रोह में ऐसा कुछ बहुत ऐसा ब्लंडर नहीं है कि राजद्रोह में किसी को फांसी हो जाएगी, किसी को आजीवन कारावास हो जाएगी। राजद्रोह की धारा वास्तव में हल्की है 1962 के बाद। उसके पहले था अंग्रेजों के समय पे, क्योंकि ये 1890 में जब आईपीसी बनी है तब से वैलिड है। तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाया था। अब राज इसमें है नहीं तो राजद्रोह है ही नहीं। और आपको अगर क्वेश्चन करना है तो आप इतने दिन से रुके हुए क्यों हैं? तुरंत संवैधानिक पीठ बनाइए, 4 हेयरिंग कराइए, आर्टिकल 14, 19, 21 को बताइए कि इसका वायलेशन है और सीधे इसको हटा दीजिए। ये तो हम भी कह रहे हैं कि राजद्रोह का कानून नहीं होना चाहिए, तो सरकार भी कह रही है, सारी चीजें कह रही है, लेकिन सरकार कोई कानून बना रही है तो कम से कम आप उसको देख लेते। उसमें भी कोई चेंजेस की जरूरत होती तो साथ के साथ दोनों को पारित करवा देते, 7 जजों की बेंच बैठा लेते, 11 की बैठा लेते। सुप्रीम कोर्ट में तो फुल स्ट्रेंथ है इस समय 34 जजों की। तब की एक टिप्पणी में पढ़ देता हूं 1962 कि राज्य सरकार नहीं है और सरकार राज्य नहीं। सुनिएगा, उस समय का फैसला था कि राज्य सरकार नहीं और सरकार राज्य नहीं है। 1973 में इसे संज्ञेय अपराध बना दिया गया। इससे पहले यह संज्ञेय नहीं था, इसलिए इनके इल्जाम में गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। तो 1973 में संज्ञेय अपराध किसने बनाया? थोड़ा पन्ना पलट करके कोशिश करनी चाहिए। सीजीआई साहब के पिताजी जब इस देश के सीजीआई थे, खैर बहुत लोगों के पिता सीजीआई रहे हैं जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो उन लोगों के समय में भी यह कानून था, संज्ञेय अपराध था। तो हटाया क्यों नहीं भाई? यह भी एक सवाल। ऐसा नहीं है कि हर बार केवल सरकार से ही सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर किसी कानून की वैलिडेशंस की बात है तो इसकी समीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सरकार थोड़ी कानून की समीक्षा करेगी। सरकार कानून बना देती है। जज को अगर लगता है, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है, तो वहां संवैधानिक पीठ बैठ करके उस कानून की समीक्षा करती है कि यह कानून किसी दूसरे कानून को कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है, यहां कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो यह सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जाना चाहिए कि आप अब तक भैया कहां थे, क्यों नहीं कर पाए? क्या दबाव था? या सरकारों में भी अंतर होता है सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से कि देश में किसकी सरकार है उसके हिसाब से भी कुछ चीजें चलेंगी, कुछ फैसले होंगे। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, आई थिंक हम उसी पे खत्म कर देंगे अविनाश भाई, बिकॉज ये अभी मुद्दा गया है और इसमें आने में कुछ समय तो लगेगा ही। बट जिस तरीके से पार्लियामेंट को साइडलाइन करते हुए ये पहले आगे आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंस। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कभी इतने हद तक इतने आगे आकर चैलेंज नहीं करती रही है पार्लियामेंट की उसको, जबकि वो देखा जाए जिस तरीके से आप और मैं अपने शोज में बोलते रहे हैं, अगर हम पावर्स की बात करें तो जुडिशरी हमेशा पीपल्स इलेक्टेड बॉडी से नीचे रहेगी, मतलब पार्लियामेंट से हमेशा नीचे रहेगी, क्योंकि दे डोंट हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉज, दे डोंट हैव द पावर टू मेक लॉज एंड एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते, अपनी बेइज्जती जरूर करा सकते। आप लॉ के कस्टोडियन हैं, आपकी जिम्मेदारी है लॉ के अकॉर्डिंग कहां काम नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। जहां आपको लगता है लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, आप वहां करेंगे। हाँ, आप चूंकि अपेक्स कोर्ट हैं तो आपके पास एक पावर और भी है कि आप लॉ की भी समीक्षा कर सकते हैं। जैसे लोअर जुडिशरी लॉ की समीक्षा नहीं कर सकती,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है कि वो लॉ की समीक्षा कर सकती है। तो लॉ की समीक्षा अब तक क्यों नहीं किए भाई साहब, यही तो पूछना है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा थोड़ा ही नहीं है कि आप सरकार से सवाल पूछते रहिए और सुप्रीम कोर्ट, चूंकि ये अगर बहुत बड़ा मामला, अब देखिए सीजीआई ने क्या कहा, सीजीआई ने कहा कि ये उपनिवेशिक काल से, मतलब कॉलोनियल समय से, मतलब अंग्रेजों के समय से है, यह गैर संज्ञेय था और हमने इसे संज्ञेय बनाया। तो हमने इसे संज्ञेय बनाया, किसने संज्ञेय बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना। किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। तो आप लोगों का मन आए तो आप संज्ञेय बना दीजिए, आपका मन आए तो आप असंज्ञेय बना दीजिए। आप कहिए कि तब का समय का अलग था, मतलब तब भारत के नागरिक अलग थे, तब उनके मानवाधिकार अलग थे, और अब के नागरिकों के मानवाधिकार अलग हैं। तब सुप्रीम कोर्ट सही थी, कुछ साल बाद आपको समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट गलत हो गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट सही होगी, तो 5 साल बाद किसी को और समझ में आएगा जो सीजीआई होगा कि नहीं ये गड़बड़ था, इसी को बना दो। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का भी टकराव है ना। फिर क्यों नहीं कोई आराम से बैठा रहे कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, 10-15 साल बाद कोई और आएगा इसको बदल देगा, उसके हिसाब से फिर कुछ और हो जाएगा। मानवाधिकार हमेशा मानवाधिकार होता है, गायत्री जी इसको समझिएगा, और हमेशा रहेगा। अब कॉलोनियल टाइम का आपको लोगों को याद है, पूरा कानून ही है यार। आप आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी बताइए ना, आपने क्या किया? एक घर था अंग्रेजों के जमाने का, उसमें कहा खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, पुट्टी लगा दो, पेंट कर दो, यही तो है ना। अब लैंड से उठा करके, क्रिमिनल से उठा करके, सारी चीजें उठा करके देखिए ना, क्या है, सब उसी जमाने का तो है। कोई 1860 का है, कोई 1873 का है, कोई 1890 का है, कोई 1885 का है। जी जी, थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। एक इनका भी चैनल है, अविनाश भाई का भी चैनल है, की फैक्ट यूट्यूब चैनल, उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।